नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड 2021-22 जो पेपर 2023 में हुआ था, तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर को हमने दो पार्ट में सॉल्व किया। पहला पार्ट जीके और रीजनिंग 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, और जो आज सेकंड पार्ट है इसका, तो इसमें हम यहाँ पर मैथमेटिक्स और टीचिंग एप्टीट्यूड, तो कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन का ये पूरा कंप्लीट पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 101, तो क्वेश्चन नंबर 101 से यहाँ पर शुरू करेंगे। 100 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 ये गणित का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो हमारे पास संख्या क्या है, 3x और 4x है। ये 3 और 4 के रेशियो में है, तो 3x एंड 4x हमने संख्या मान ली, और ये बोल रहा है कि संख्याओं का योग कितना है। हमारे पास संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3 और 4 हमारे पास जो योग है 7x। हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है, हमें 7x ज्ञात करना है। अब आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि 3-4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग हमें दे रखा, मतलब 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब हमें दे रखा है 5824। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 x क्यूब प्लस 16 चको 64, 4 की पावर क्यूब, ये हो गया 5824। यहाँ x क्यूब कॉमन आ जाएगा, और 27 प्लस 64 ये हो जाएगा 91, तो 5824/91। तो ये इसे हम 7 से काट सकते हैं, तो नीचे होगा 7 13 7 91, और 7 से 7 8 56, फिर 7 यहाँ 21, और 1 बच गया 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 64। तो x का मान x क्यूब बराबर 64 है, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का मान 4 है, हमें निकालना है 7x जो उसका सम था दोनों संख्याओं का, तो 7x हो जाएगा 7 गुना 4 7 चको 28, तो 28 इसका आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है ये, यदि p बराबर 999 है, तो हमें रूट क्यूब निकालना है p, फिर p² प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1, तो इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, जो ये अंदर वाला है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे p² तो क्या हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p और फिर प्लस 1। अगर आप देखेंगे इसको, तो ये आपका क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप का बन गया। जैसे होता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब ये हो रहा है, b क्यूब ये हो रहा है, ये 3a² और 3b² वाला पद हो रहा है, तो a प्लस b इसमें क्या है, pa है और एक b है, तो p प्लस 1 का ये क्यूब बन गया। इस फॉर्मेट में ये आ गया, ठीक है। और अब क्या है, ये तो हमने अंदर वाले को सोल्व किया ना, तो p प्लस 1 क्यूब है। अब इसमें रूट क्यूब पहले से लगा है, तो रूट क्यूब से ये जो पावर वाला 3 है, जो 3 की पावर है वो कट जाएगी, तो मतलब इसको सोल्व करने से आ जाएगा हमारा मान p प्लस 1। तो इसको सोल्व करने से क्या आया, p प्लस 1, और p का मान 999 है, तो p प्लस 1 क्या हो जाएगा 1000, तो 1000 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, देखो मैथ्स के भी काफी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, और अच्छे लेवल के आते हैं, और जो हमने मॉडल पेपर बनाया है उसमें जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग पिछले हमने जितने पेपर हुए हैं 2014 से लेके पिछले साल तक, तो सभी पेपरों को एनालाइज करके आपके लिए मॉडल पेपर भी बनाए गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि 760 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 750 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। पहले 760 रुपए में बेचा तो 52% का लाभ। देखो 52% का मतलब क्या हुआ कि अगर वो वस्तु क्या है 100 रुपए की थी, तो अगर उसको हम 152 में बेचते तभी तो 52% हुआ, परसेंटेज इसलिए हमने 100 के हिसाब से हम ले लेते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जब आपने 152 रुपए में बेचा
तो जो 152 रुपए वो किसके बराबर है यहाँ पर 760, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 152 जो हमारे पास यूनिट है वो 760 के बराबर है। तो यहाँ से आप एक यूनिट निकाल सकते हैं। एक यूनिट कितना हो जाएगा 760 बटे 152, ठीक है। 152 760 कितना हो जाएगा, एक यूनिट 5 के बराबर। 152 का भाग 760 में देंगे 5 के बराबर। और अब एक यूनिट 5 के बराबर है तो 100% जो पूरी वस्तु को होगी एक्चुअल मूल्य उसका क्या होगा 100% होगा ना वस्तु का मूल्य। तो कितना हो जाएगा 100 पंजे 500 रुपए, 500 रुपए की वस्तु होगी एक्चुअल में, ठीक है। अभी क्या बोले कि अगर इस 500 रुपए की वस्तु को हमने 750 में बेचा तो 750 कितना हो जाएगा 500 का आधा होगा 250, तो कितना 50%। 250 का प्रॉफिट हो रहा है ना, और 250 50 का क्या है 50% है, तो 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है कि आपके पास चित्र दिया गया है और BOC का मान आपने ज्ञात करना है। BO और C किधर है, हाँ ये वाला, हमने ये वाला एंगल ज्ञात करना है BOC, ठीक है दोस्तों। हमने BOC हमने ज्ञात करना है। अब अगर आप देखेंगे तो जो ये वाली लाइन है कौन सी, DO और C, ये पूरी एक क्या है स्ट्रेट लाइन है, और ये पूरी स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का कोण बनता है 180 का बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये 31 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर देखिए आप AOE ये कितना है 40 डिग्री का कोण है, और इसके ठीक अपोजिट ये वाला एंगल है FOB, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये 31 है, ये 41 है, और ये कितना हो जाएगा, ये भी तो हमने देखना ना। और यही हमको पूछा है BOC, यही हमें पूछा है BOC एंगल, हमें तो BOC पूछा है, तो अभी हम इसको निकालते हैं पहले। तो जो ये वाला एंगल आ जाएगा, देखो ये 31 आ गया, ये 40 आ गया, तो 30 प्लस 40 कितना हो गया 71, और 180 में से 71 घटा तो ये आ गया 109 डिग्री। ये 109 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और ये 31 डिग्री है। हमको क्या पूछा है BOC, तो BOC मतलब 109 डिग्री प्लस 40 डिग्री ये वाला एंगल, तो 109 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 149 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से फिगर से देखिए आसानी से समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 105, अब 105 क्या बोलता है, दी गई आकृति में BAC 30 दे रखा है, ठीक है। तो BAC कौन सा एंगल, ये वाला 30 डिग्री है। ABC ये वाला 50 डिग्री है, तथा C और DE ये कितना है, CDE आपका 25 डिग्री। आपको AED का मान कहते हैं, AED मतलब ये वाला वैल्यू हमें ज्ञात करना, ठीक है। जो एक्सटर्नल एंगल है ना इसका, तो एक्सटर्नल एंगल दो इंटरनल जो एंगल होता है उसके बराबर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला एंगल अगर हमें पता चल जाए तो फिर हमें ये आसानी से पता लग जाएगा। ये एंगल कहां से निकल जाएगा, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ABC वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये वाला क्या है, अपने आप में एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है दोस्तों। तो 50 और 30 इंटरनल एंगल कितने के हैं 50 30 80, तो ये वाला भी 80 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये 80 डिग्री हो जाएगा तो AED बराबर क्या हो जाएगा 80 प्लस 25, इन दोनों एंगल के बराबर। 80 प्लस 25 कितना हो जाएगा 105 डिग्री। कौन सा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों jardhari-classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है।
यहाँ पे आप उत्तराखंड डीएलएड 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीएलएड के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों ये आपके उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jathariclasses.in। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। मतलब कोई संख्या a है तो a का 1/3 मतलब a/3 और 1/4 a/4, इन दोनों का अंतर क्या है? उसके वर्गमूल के बराबर है, मतलब रूट a के बराबर है। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो कॉमन कितना हो जाएगा? 12 और 3 ये हो जाएगा 4a - 3a, अर्थात a/12 बराबर हो जाएगा रूट a। एक रूट से ये कट जाएगा, एक रूट, या हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो a² और 12 का 144, इधर बच जाएगा a। तो एक a से एक स्क्वायर कट गया तो a बराबर क्या हो गया? 144। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। अब 107 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीन संख्याएं हैं और उनका औसत दे रखा है 40, एवरेज दे रखा है 40 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। और प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरा, तो हम क्या करेंगे? पहले तीसरी संख्या मान लेंगे। हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो मान लेते हैं हम a है। और फिर इसने क्या बोला कि जो दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या की दुगुनी है। तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा? दुगुना है ना। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है भाई, है। तो सेकंड नंबर क्या है? थर्ड नंबर का 3 गुना है, तो 3 हो जाएगा। और अब हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, अब क्या बोला? प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो पहली संख्या दूसरे की, मतलब 3a की 2 गुनी होगी, तो 3 दूनी 6a होगा। तो ये हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, 1 3a, 3a और 6a। अब क्या बोल रहे हैं कि तीनों संख्या, अब इनका एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 6 + 3 + a, तो 6 3 और 1 10a, 10a बटे क्या ये 10a/3 बराबर क्या है? एवरेज 40। तो 10a बराबर 4 × 12 120, a बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो जो a की वैल्यू कितनी है? 12 है। अब ये क्या बोले कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 और सबसे छोटी है a। तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? अंतर कितना हो रहा है? तो अंतर हो रहा है यहाँ पर 5a, 6a में से 1 a गया, तो a तो हमें पता ही है। तो 5a का मान कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 60 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या क्वेश्चन बोलता है कि हमने 3 की पावर 40 का इकाई का अंक क्या होगा? 3 की पावर 40 है, तो हमने यूनिट डिजिट निकालनी है इसके। 3 की पावर 40 का जो इकाई का अंक होगा कितना होगा? अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है। 3 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9। 3 की पावर 3 होगा तो 3 3 होते हैं 27, इसमें 7 इकाई का अंक है। और 3 की पावर 4 होगा तो 3 3 होते हैं 27 या 81, इसमें 1 इकाई का अंक होगा। और 3 की पावर 5 होगा तो इसमें 81 या 243, इसमें इकाई का अंक 3 होगा। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, ठीक है। तो 4 के बाद क्या हो रही है? साइकिल रिपीट कैसे हो रही है? 3 9 7 1, फिर क्या हो रहा है? 3, फिर 9 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, इस तरीके से। अब ये 3 की पावर 40 मतलब 4 4 की साइकिल, तो 4 10वीं साइकिल में क्या है?
कंप्लीट 10वीं साइकिल में भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, 40 आ रहा है, तो मतलब लास्ट वाला 1 कंप्लीट हो रहा है ना, तो 1 आ जाएगा, 0 शेष रहेगा। 40 है ना ये, और एक साइकिल 4 में कंप्लीट हो रही है, तो 4 दशंके 40, 10 साइकिल में क्या है, शेषफल क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो शेषफल 0 आ रहा है, तो हमारे पास इकाई गुण क्या होगा, 1 होगा। अगर शेषफल 1 होता तो फिर इकाई का गुण होता हमारा 3, 2 होता तो ये 9 होता। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर शेषफल क्या है, 0 आया, तो हमारे इकाई का क्या है, इसमें 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे, अच्छा यहाँ पर हमें एक चित्र दे रखा है, निर्देश दिए गए हैं कि नीचे दिए गए दंड चित्र में एक शहर की जनसंख्या, यह है शहर की जनसंख्या दी गई है, शहर की जनसंख्या का परिवार की सदस्यों के आधार पर विवरण दिया गया है कि परिवार के सदस्यों की संख्या है, ये है परिवार की संख्या। ठीक है, मतलब परिवार में जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या 1 है, वो कितने परिवार है, ये परिवार 5000 परिवार ऐसे हैं जहां परिवार में सदस्यों की संख्या 1 है। 30,000 परिवार ऐसे हैं जहां परिवार में सदस्यों की संख्या 2 है। 45,000 परिवार में 3 सदस्य हैं। 40,000 परिवारों में 4 सदस्य हैं। 25,000 परिवारों में 5 सदस्य हैं और 5,000 परिवार ऐसे हैं जहां 6 सदस्य हैं। इस बेस पे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि परिवार में सदस्यों की औसत संख्या कितनी है। अब हमने एवरेज निकाला, तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1000 तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं, क्योंकि 1000 से अगर एवरेज भी निकालेंगे तो जो 1000 होंगे वो 1000 में जो 3 जीरो हैं वो तो वैसी क्या है, इलिमिनेट हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, परिवार में सदस्यों की औसत संख्या ज्ञात करने हैं, तो जो कुल सदस्यों की संख्या निकालनी पड़ेगी और कुल परिवार की यही निकालना पड़ेगा हमें। कुल सदस्यों की संख्या कितने होंगे, 5000 गुणा 1 तो 5000, तो हम 1000 निकालते हैं, हम 5 एकम 5, तो 5 गुणा 1 फिर प्लस करेंगे 30 गुणा 2, 30 गुणा 2 फिर इसी तरह से प्लस करेंगे 45 गुणा 3 फिर प्लस करेंगे 40 गुणा 4, 40 गुणा 4 फिर प्लस करेंगे 25 गुणा 5 और फिर प्लस करेंगे 5 गुणा 6, ये 5 गुणा 6, इसको हमने प्लस किया ना। इसको करने से क्या हो जाएगा, टोटल जितने परिवार में सदस्यों की संख्या है वो आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 30 दूनी 60, 45 135, 4 चौको 16, 160 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 का 30। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 515। तो ये 515 गुणा 1000 हो रहा है वैसे कुल सदस्यों की संख्या। तो 515 कुल सदस्यों की संख्या हुई। कुल परिवार कितने, ये है 5, 30, 45, 40, 30, तो 30 और 35। ठीक है, और इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। इनको डिवाइड कर देंगे 150 का भाग 515 में, तो ये आएगा 15 तिया 45, 3.4, फिर यह कितना हो रहा है 3.43 के लगभग ये आ रहा है, 3.43। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोलता है कि औसत से कम सदस्यों वाले परिवारों का अंश क्या है। औसत से कम, औसत कितना है 3.4, मतलब 3 के ऊपर औसत है ना, तो 3 के ऊपर जो औसत है तो ये बोले कि औसत से कम सदस्य वाले, औसत से कम सदस्य वाले कितने, 1, 2, 3, 3 सदस्यों वाले परिवारों का हमने अंश निकालना है। तो 3 सदस्यों वाले परिवारों का अंश कितना हो जाएगा, ये कितना है, यहाँ 5 परिवार है और यहाँ कितने हैं 30 परिवार है, और 3 सदस्यों वाले कितने परिवार हैं, ये 45, मतलब 45,000 परिवार। तो इन सबको जोड़ेंगे 5, 30 और 5 35 और 5 40 40 80 और बटे अंश मतलब टोटल परिवारों की संख्या कितने हैं 150,000, मतलब 150। तो ये इसका हो गया 8/15, तो 8/15 इसका आंसर हो गया बी का। फिर ये क्या बोला है कि 4 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों का अब 4 से ज्यादा सदस्य वाले कौन कौन से, 4 से ज्यादा ये है केवल 5 और 6 वाला, मतलब 25 और 5 30 और कुल कितना है 150, 30/150, तो 30/150, 3 पंजे 15, 30/150, 3 पंजे 15, 1/5,
1/5 कितना प्रतिशत हुआ? 1/5 का प्रतिशत होगा 1/5 गुणा 100 और 20% हुआ ये 20%। तो 20% इसका आंसर आ गया है। 111 का क्या हो गया? 20%। अब है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोलता है? बुखार की एक दवाई 75% व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। केवल 75% व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचाती है। यदि 3 व्यक्ति जिनको बुखार है इसका सेवन करते हैं तो उस दवाई से तीनों व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रायिकता ये कितनी होने वाली है तीनों व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की? ठीक है। अब देखो बुखार की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 75% ही सही कर पाती है वो। तो 75% का मतलब क्या हो गया? 75% 3/4 होता ना, 75/100 मतलब 3/4। तो इसकी वैसी प्रोबेबिलिटी किसी भी व्यक्ति को सही करने की क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 किसी भी व्यक्ति को सही करने की इस दवाई की प्रोबेबिलिटी। अब ये बोला है यदि 3 व्यक्ति जिनको बुखार है इसका सेवन करते हैं तो इस दवाई से तीनों ही व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की प्रायिकता, तीनों ही व्यक्तियों को अगर लाभ पहुंचाना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो एक व्यक्ति क्या है 3/4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे व्यक्ति के 3/4 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। तो 3 × 9 = 27, 4 × 16 = 64, 27/64 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 113। तो 113 क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, निम्नलिखित में से चित्र x का मान हमें ज्ञात करना है। ये वाला आपको मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे ये 2 एंगल तो देने रखे, तो यहाँ पे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे बी ई और क्यू जो ये वाला ट्राइंगल है तो इसमें एक एंगल दे रखा है 35, दूसरा 30 दे रखा है। तो इसको हम निकाल सकते हैं 180 में से इन दोनों को जोड़ के। तो कितना हो जाएगा? 30 और 30 60 65, 180 में से 65 तो 115। तो ये वाला जो एंगल है वो है 115। अब जब ये वाला एंगल 115 है तो ये वाली आप देख सकते हैं ई क्यू सी, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये वाला एंगल भी आप निकाल सकेंगे। 115 में से 180 में से 115 घटाएंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पर 65। ठीक है दोस्तों, अब ये 30 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। तो ये वाला भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 60 और 30 90, ये 100 हो गया। 180 में से इसको घटाएंगे 100 को तो ये वाला निकल जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री। ठीक है, देख रहे हैं आप, पहले हमने ये निकाला, फिर इसे 65 डिग्री निकाला, फिर यहाँ से 80 डिग्री निकाला। अब ये 80 है तो इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल भी, ये वाला भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका 80 हो जाएगा। अब ये 80 है, ये 35 है तो ये भी निकल जाएगा। तो 80 और 35 115 और 180 में से घटाएंगे तो ये वाला एंगल यहाँ पे निकल जाएगा। कौन सा? बी टी पी वाला। कौन सा? बी टी और पी वाला जो एंगल निकल जाएगा। तो 80 + 35 115 और 180 में से 115 गया तो ये निकल गया 65। और जब हमारे पास बी टी पी निकल गया तो ये एक्स वाला एंगल इसी के बराबर होगा, क्योंकि ए टी एस और बी टी पी के बिल्कुल अपोजिट एंगल है। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। तो 65 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114। अब देखिए क्वेश्चन भले यहाँ पे लंबे लंबे हैं, लेंथी तो हो जाते हैं ये, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, एक्यूरेसी आपकी उस हिसाब से बढ़ जाएगा अगर थोड़ा आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन होते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114, रस्सी ए की लंबाई का रस्सी बी की लंबाई से अनुपात कितना है? 3:4 है। मतलब A/B आपको दे रखा है कितना है? 3/4। फिर क्या दे रखा है? रस्सी सी की लंबाई का रस्सी बी की लंबाई से अनुपात 7/6। मतलब हमें C/B भी दे रखा है कितना? 7/6 दे रखा है। मतलब A अनुपात भी 3:4 और B अनुपात C क्या है? C अनुपात भी क्या है? 7:6। तो हम ये कर सकते हैं, हम यदि सबसे लंबी रस्सी की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो तीनों रस्सियों की कुल लंबाई ज्ञात करें। तो कुल मिला के हमें क्या दे रखा है? A/B हम क्या करें यहाँ पे? A और B कितना दे रखा है? 3:4 और C अनुपात B हमारे पास दे रखा है 7:6। हम यहाँ C अनुपात B है तो B अनुपात C कितना हो जाएगा? 6:7।
तो हम यहाँ पर ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं ना, तो हम ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं, ए बी रेशियो सी। तो ए और बी कितना दे रखा है, 3:4, और बी और सी क्या दे रखा है, 6:7। तो हम निकाल सकते हैं इसको, 3 छक्का 18, 4 छक्का 24, 4 7 28। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का है, तो रेशियो ये आ गया 18, 24 और 28। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9:12:14। तो 9 बार। अब ये क्या बोल रहे हैं, यदि सबसे लंबी रस्सी की लंबाई कितनी है, 84 है, तो सबसे लंबी रस्सी कौन है, जो 14 रेशियो में है। तो जो 14 रेशियो है, जो 14 रेशियो है वो कितना है बल, 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक रेशियो तो निकाल सकते हैं, एक रेशियो कितना हो जाएगा, 14 छक्के 84, एक रेशियो 6 के बराबर आएगा। तो एक रेशियो आपका 6 के बराबर आ रहा है। अभी क्या बोल रहा है कि तीनों रेशियो की कुल लंबाई है, तो टोटल रेशियो कितना है हमारा, वही 9 12 + 14 जो भी आएगा उसमें गुणा कर दो 6 का। तो सीधा हम ऐसे करते, 6 नमा कितना हो रहा है, 54, फिर 12 छक्का 72 और 14 छक्का 84। इन तीनों को आप जोड़िए जितना आ रहा है, तो 4 और 2 6 4 10, 8 7 15 5 20 21, 210 सेंटीमीटर। तो 210 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा सही, जब इसका 210 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस आकृति में 6 पलक 12 कोने और 8 शीर्ष, ठीक है, 6 फेस 12 कोर एज और 8 वर्टेक्स किस में होते हैं, तो ये किस में होते हैं, तो घन में होते हैं। ठीक, तो घन में क्या होते हैं, 6 पलक होते हैं, 12 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्या बोला ये, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 27 है, प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो जो प्रथम 2 संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग हमें ज्ञात करना। ये बोला किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 27। तो क्रमागत विषम संख्या जिनका योगफल कितना है, 27 है। तो हम क्या करेंगे, क्रमागत विषम संख्याओं में हम मान लेते हैं पहली कोई भी संख्या हमारे पास पहले क्या है, ए है, तो क्रमागत है ना, तो इससे आगे वाली हो जाएगी a+2, इससे पीछे वाली हो जाएगी एक a-2। विषम संख्या में 2 का अंदर होता है, तो ए होगी तो एक a-2 एक ए होगी। तो इन तीनों का योग कितना है बल, तो इन तीनों का योग ये बोल रहा है, कितना बोल रहा है योग, 27 बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 3a, 2 से 2 कट गया, ठीक है दोस्तों, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो a बराबर 9, a बराबर कितना है, यहाँ पर a बराबर है 9 है। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या बोला, प्रथम 2 संख्या है, तो ये बीच वाली संख्या है 9, पहली संख्या क्या है 2 कम, मतलब पहली संख्या है 7, फिर 9 और फिर a+2 11, ये 3 संख्याएं थी, इन तीनों का क्या था, 27 था। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का, तो पहली 2 संख्याओं के वर्ग 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81, तो इन दोनों का जोड़ कितना, 9 और 1 10, 8 और 4 12, 130 इसका आंसर हो गया। तो 130 सही जवाब हो जाएगा। अब हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन 117, क्वेश्चन नंबर 117। 117 क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या में 112 से भाग देने पर शेषफल 60 रह जाता है और यदि उस संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। अब देखिए इसमें एक चीज आप देखेंगे, जब हम क्या करते हैं, कैसे होता है हमारे पास, जब हम भाग देते हैं तो ये हमारे पास होता है भाजक, फिर हम किसको, भाग जिसको दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य। यहां पर जितनी बार भाग जाता है इसको बोला जाता है भागफल, और यहाँ जो अगर बचता है कुछ तो उसको बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, जो भाज्य होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस
शेषफल। ठीक है, ये आपका रहता है। अब हमारे पास क्या है, ये बोले किसी संख्या में जो भाज्य है वो संख्या में पता नहीं, तो उसको हमने मान लिया कोई संख्या x है, उसमें हमने भाज्य x है 112 भाजक है 112 से भाग दिया, 112 से भाग दिया, कितनी बार गया ये भी नहीं पता, तो भागफल हमने माने k बार भाग दिया, तो 112 गुणा k प्लस शेषफल रहा 60। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाए x बराबर 112 k प्लस 60। अब ये बोले यदि इसी संख्या को, तो ये हमारे पास संख्या, यदि इसी संख्या को 16 से भाग देंगे, हम क्या करेंगे, इसको 16 के फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो x बराबर हम क्या करेंगे, इसमें 16 को कॉमन लेते हैं इससे, तो 16 का अगर हम इसमें भाग लेंगे तो 16 को कॉमन करेंगे ना इससे, तो 16 कितना हो जाएगा, तो 16 से 112 7 के हो जाएगा, और 16 का भाग 60 में जाता है, तो ये जो पूरी संख्या है ये शेषफल भी तो बच सकता है ना, तो 16 कितना जाएगा, 16 3 48, और शेषफल बचेगा प्लस 12। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, अब ये 16 से भाग देने पर ये इस तरह से बन गए, ये क्या हो गया भागफल, और जो बचा प्लस में वो शेषफल बच गया। देखो, तो अब जब हम 16 से भाग देंगे तो 12 ही हमारा क्या होगा, शेष होगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अगर उसी संख्या को जिसको 112 से भाग देने पर शेषफल क्या रह रहा है, 60 रह जाता है, यदि उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेष क्या रह जाएगा, फिर 12 रह जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। 118 क्या बोलता है कि 168 और 315 की उभयनिष्ठ अभाज्य 168, तो 168 की उभयनिष्ठ अभाज्य क्या होगा, देखो 168 में क्या होगा, कुछ जगह नहीं बच रही यहाँ पे। 168 का हम क्या करते हैं, इसके अभाज्य निकालते हैं पहले, अभाज्य निकालने के लिए 168 के अभाज्य, ठीक है, 168 के अभाज्य निकालने के लिए करेंगे, जो अभाज्य संख्या उनसे भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर एक बार 2 का फिर भाग इसमें जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 दूनी 84, 2 का भाग जाएगा तो 21 दूनी 42, फिर 3 का जाएगा 3 से 21 और फिर 7। ये तो 168 के अभाज्य हैं। इसी प्रकार 315 के भी अभाज्य निकालेंगे हम। 315 के अभाज्य, 315 के अभाज्य क्या किससे भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 कम 3 0 105, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 105 जाएगा तो 35 बार जाएगा, फिर 3 का तो अब जाएगा नहीं, फिर 5 का जाएगा, 5 7 35 और फिर 7 का जाएगा। अब ये बोले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो उभयनिष्ठ क्या है इसमें, देखो 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, एक 3 है और एक 7 है उभयनिष्ठ, तो 3 उभयनिष्ठ है, कॉमन 3 है और एक 7 कॉमन है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर हो 3 और 7 कॉमन था, तो इनका योग जो होगा 10, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 119 पर। 119 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नैपकिन, एक रुमालिश ने और 2 कोनों को चित्रानुसार मोड़ा गया। देखिए ये जो नैपकिन है इसको ऐसा मोड़ा गया है, ये जो नैपकिन है ये मोड़ा हुआ है, ये इधर की तरफ, और ऊपर से इसको ऐसा मोड़ा गया। नैपकिन को खोलने पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लंबाई तो सामान्य रूप से इसकी दिख रही है, देखो लंबाई क्या हो इसकी, लंबाई इसकी है ना पूरी ये, और 2 सेंटीमीटर 4, लंबाई कितनी है इसकी 9 + 2 + 4, 9 2 11 4 15 सेंटीमीटर। लंबाई तो आसानी से समझ में आ रही है, लेकिन चौड़ाई का एक कंफ्यूजन हो रहा है, ये चौड़ाई कितनी है। ठीक है, चौड़ाई कैसे लेंगे हम इसकी, चौड़ाई तो इसने देना रखी ना, ये लंबाई दे रही कि 9 ये है, फिर 2 जगह 2 सेंटीमीटर ये है और फिर 4 सेंटीमीटर ये है, चौड़ाई इसमें देने रखी। चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रुमाल जो ये है जो नैपकिन है इसको पूरा खोल देंगे। अब देखिए ये मोड़ी गई है ना ऐसे, तो अगर हम इसको नीचे मोड़ देंगे तो जो ये वाली ऊंचाई है, ये वाली, ये 2 सेंटीमीटर नहीं है, जो ये वाली है ये, ठीक है दोस्तों, तो जो ये है ये आपकी कहाँ आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी इधर, और जो ये है ये आ जाएगी आपका ऐसा आ जाएगी, समझ गया, ये ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो जो ये इधर है ये आपकी ऐसे आ जाएगी, और जो ये 9 सेंटीमीटर है ये इधर आ जाएगी। तो यहां से देखो एक हाइट तो ये है कोई, और जो 9 सेंटीमीटर हाइट जब ये इसको हम नीचे करेंगे ना तो ये ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगी, तो मतलब ये वाली जो हाइट है इसकी ये कितनी है, ये 9 सेंटीमीटर,
समझ गए आप। अब आप इसको खोलिए, ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये यूं हो जाएगी ऊपर यहाँ पे, और ये वाली जो लंबाई है ये इधर जाएगी। ठीक है, तो हमें तो ऊंचाई से मतलब नहीं, लंबाई तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, हमें इस लंबाई का कुछ करना नहीं, हमें तो ये वाली ऊंचाई चाहिए। ये 9 सेंटीमीटर, ये वाली जब ऊपर जाएगी तो ये यहाँ पे 4 है। अब आप देखिए ये बीच है ना यहाँ पे, मतलब ये इसको डिवाइड करा था ना, तो नीचे है 9, ऊपर है 4, तो बेस कितना हो गया 9, 5 + 4 = 30। तो 15 सेंटीमीटर लंबाई और 13 सेंटीमीटर इसकी अब चौड़ाई बन गई। जब ये मिल गई तो अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, 15 × 13, 15 × 13 कितना हो गया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। क्वेश्चन नंबर है 120। 120 क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर के आधार पर r - p + q का मान आपको ज्ञात करना है। तो r - p + q का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले r का मान, अब देखो यहाँ तो सब दे रखे ना इक्वेशन, यहाँ से आप p का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो p का मान क्या हो जाएगा, p = 111.1 / 8.7। अगर आप इसको भाग देंगे तो p का मान आ रहा है 13। यहाँ से आप q का मान निकाल सकते हैं, q बराबर क्या हो जाएगा 15.06 - 9.18। तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया 9.8 में, तो 5.88 के लगभग ये रहता है 5.88। और यहाँ से भी आप r का मान निकालें तो r इधर पॉजिटिव चले जाएगा और 418 जो ये इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो ये बन रहा है 494.01। जो p q और ये r के मान है, जब p q r के मान है तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन में रख देंगे इसको, r - p × q। जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 417.57। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121। यदि दो समपूरक कोण सप्लीमेंट्री जो एंगल है ये 3:7 में है, तो उनके बीच का अंतर, संपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री, जिन दो कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मतलब 3 और जो 7 का रेशियो में है उनका जो योग है वो कितना है 180 है। तो 3 और 7 रेशियो है तो दोनों का योग कितना होगा 10 रेशियो। 10 रेशियो किसके बराबर, हमारा 180 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो 10 रेशियो 180 के बराबर है, तो यहां से आप एक रेशियो निकाल सकते हैं। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 18 के बराबर। एक रेशियो क्या हो जाएगा 18 के बराबर। हमें क्या निकालना है, इनके बीच अंतर। तो इनके बीच कितने रेशियो का अंतर है, 7 में से 3 गए 4 रेशियो का, तो हम 4 रेशियो निकालना पड़ेगा। अंतर ये तो है 4 रेशियो। 4 रेशियो कितना हो जाएगा 18 × 4, 18 चौको कितना होता है 72 डिग्री। 72 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्या बोलता है, एक खंबे का 1/4 भाग लाल है और 2/5 भाग नीले रंग और शेष 21 मीटर हरे रंग से, तो खंबे की कुल ऊंचाई, कुल हाइट हमें नहीं पता, तो हमने मान ली कि जो कुल हाइट है वो कितनी x मान लिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी ये कि 1/4 है ना ये, तो x/4 प्लस 2/5 भाग मतलब 2x/5 और प्लस 21 मीटर हरे रंग से भरा है। ठीक है, तो इन सबको मिला के कितना बन रहा है, इसकी टोटल हाइट हो रही है मतलब x हो रही है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कुल मिला के करना क्या है, हम इसे ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 5 4 20 इसका कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा यहाँ पर 5x और प्लस 4 दूनी 8x और बराबर प्लस 21 बराबर x हो जाएंगे। तो 8 और 5 13x, 13x बटे 20 प्लस 21 बराबर x। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें तो x का मान निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको तो ले जाएंगे, x को एक तरफ रख देंगे और 21 अपने आप। तो 21 बराबर क्या हो जाएगा x -
13x/20। ये आपकी क्वेश्चन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, 20 कम 20, 20 में से 13 गया तो 7x/20। x बराबर आपका हो जाएगा, ये 21 बराबर हो गया 7x/20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा 21/7। तो 7 या 21 और 20 या 60, तो 60 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो 60 मीटर की इसकी कुल हाइट है इस खंभे की। क्वेश्चन नंबर है 123। 123 क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% प्राप्त करना होता है। मतलब 36% आएगा तो उत्तीर्ण माना जाएगा। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंकों से असफल घोषित किया गया, तो अधिकतम अंक क्या है। तो हमें निकालने की इसकी मैक्सिमम पूर्णांक कितना था, मैक्सिमम नंबर कितना था, और 36% पर ही उसे पास होना था। लेकिन 113 अंक प्राप्त किया और वो फेल हो गया, कितने, 85 अंकों से। इसका मतलब 113 प्लस जो 85 अंक अगर और ले आता तो 36% बन रहा उसका। इसका मतलब क्या है कि 36% कितना है, जो हमारे पास टोटल नंबर है। टोटल नंबर कितना हमें नहीं पता, तो टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर का 113 प्लस 85 कितना है, 36%। तो 113 प्लस 85 कितना होता है, 198। तो 198 ही 36% है टोटल का। मान लेते टोटल कितना है, x हमारे पास, ठीक है। तो 36% ऑफ x बराबर कितना है, 198। बस हो गया। अब आपने x का मान निकालना है, 198 गुणा 100/36। 4 से हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप काटते कूटते हैं तो आपका यहां पर आंसर आने वाला है 550। 9 से आप अगर काटेंगे तो 9 चौको यहाँ पर 36 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 22, 4 से 25 हो जाएगा। मतलब ये हो रहा था 22 गुणा 25, और इसको आप सॉल्व करें तो कितना हो रहा है, 550 आ रहा है ना, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55, हाँ। तो 550 आपका यहाँ पर आंसर सही हो गया। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 124। यदि x/y बराबर 9/8 है तो 6/7 प्लस y माइनस x अपॉन y प्लस x का मान आपको ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, इसको x/y के रूप में ही इसको लिखते हैं। मतलब x/y का मान क्या है, y का भाग देना पड़ेगा ना। तो ये वाली इक्वेशन जो है 6/7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y माइनस एक्स। तो y में हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें y का भाग दे देंगे। तो ये बच जाएगा इधर वाला 1, इधर हो जाएगा x/y, और नीचे भी बच जाएगा 1 प्लस x/y। अब इसको सोल्व हो जाएगा आसानी से, 6/7 प्लस 1 माइनस x/y क्या है, 9/8 है, और 1 प्लस x/y क्या है, 9/8 है। बस 9/8 हो गया। थोड़ा इसको सोल्व करते ये हो जाएगा 8 माइनस 9, ऊपर हो जाएगा 8 माइनस 9/8, नीचे वाला है ये 8 प्लस 9/8। तो 8 से 8 कट गया, ऊपर बच गया 8 में से 9 गया -1, और नीचे बन गया 9 और 8 17। तो ये बच गया -1/17। और आगे से क्या है, 6/7 तो है ये, तो हमने इसको सोल्व किया ना खाली अभी इतना। तो कुल मिला के 6/7 और -1/17। बस ये आपका फाइनल ये आ गया। अब 17 17 119 कॉमन हो जाएगा, 119, 17 7, तो 17 छक्का 17 गुणा यहाँ पे करेंगे, 17 छक्का 102, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो 102 में 7 गया, कितना हो गया, 95/119। तो 95/119 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। 125 की तरफ बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, मतलब ए बी बी सी और सी डी, ठीक है, ये बराबर है। इसका मतलब ए बी
कितना है 14 सेंटीमीटर। बी सी ये वाली देखो, ये अपने आप में एक सर्किल है, तो इसका डायमीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और सी डी क्या है 14 है। हमने आगे का परिमाण निकालना है, और एक हमारे पास ये बाहर का सर्किल है, इसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए जो रेडियस हो जाएगी ना बड़े वाले सर्किल के लिए, वो कितना हो जाएगी 21। तो छोटे सर्किल की डायमीटर 14 है, और इस छोटे सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो बाहर वाला ये हाफ सर्किल है, कंप्लीट सर्किल नहीं है, हाफ सर्किल है ये। तो हाफ सर्किल का जो परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर, सर्कमफ्रेंस का पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर 22/7, और आर कितना है 21, तो 7 3 21, 22 गुणा 3 66। 66 तो हो गया सबसे बाहर वाले का। सबसे बाहर वाले का भी हमने अभी क्या निकाला, सबसे बाहर वाले का 66 निकाला। ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर 28 ही है। अब इसको जोड़ते हुए और 14 14 28 ही हो गया। अब हमने ये इनर जो हाफ सर्किल है छोटा वाला, इसको निकालना, तो इसको भी निकालते हैं 22/8 में, 22/7 गुणा आर। आर कितना है इसका, डायमीटर है 14, तो आर कितना था 7, तो 7 से 60 22, और प्लस हमने इसमें 22 भी जोड़ दिया, तो 66 प्लस 28 प्लस 22, इसको जोड़ के जो आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर है। तो 66 प्लस 28 प्लस 22 ये कितना हो रहा है 116 सेंटीमीटर। तो 116 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेडियल परिमाप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126। अब यहाँ पर 126 में भी एक फिगर दिया गया है, और क्या बोलता है कि दी गई आकृति में बी डी एफ एच क्रमशः, जो बी डी एफ एच ये क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट पे है। ठीक है, ये आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है, हमने देखना है कि जो ये शेडेड है, जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें जो ये स्क्वायर है ए जी ई सी, इसका क्या है 10 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या है एरिया है। तो इसकी जो भुजा होगी, इसके जो वन साइड होगी, ये 10 सेंटीमीटर की होगी ना, 10 सेंटीमीटर कंप्लीट, 10 10 10। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की है। और हमने जो ये शेडेड एरिया है, इसका शेडेड जो एरिया है, इसका एरिया निकालना हमने। चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं, इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आसानी से समझ आएगी। अगर आप देखेंगे ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब 5 ये है और 5 ये है। अगर आप देखेंगे तो जैसे डब्बा है ना, इसमें ये 4 स्क्वायर है, इस बड़े स्क्वायर में 4 स्क्वायर छोटे छोटे हैं, तो 5, तो हर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहां पर कौन सा, ये वाला DOE, इस DOE में तो ये DOE कुल मिलाकर इतना वाला, जैसे DOE है जो, ये अपने आप में एक ट्राइंगल है, और इस छोटे वाले स्क्वायर का बिल्कुल हाफ है ये। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया निकल जाएगा, तो ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला हाफ, आधार 5 और हाइट भी इसकी 5 ही है, या डायरेक्ट क्योंकि स्क्वायर का 25 है तो 25 का आधा कर लो, तो 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वाले हाफ, ये वाला जो ट्राइंगल है BOE, और इसमें जो शेडेड है ये उसका भी हाफ है। उस शेडेड के मतलब एक जो ये शेड किया गया है, जो इसका एरिया कितना हो जाएगा 25/2/2, मतलब 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, जो ये शेडेड है एक तरफ। और ऐसे करके कितने हैं 1 2 3 4 हैं ये ऐसे ट्राइंगल जो शेड किए गए हैं। तो इन सब का टोटल जो एरिया हो जाएगा, तो 4 × 25/4, तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। 2/5 की घात -4, 2/5 की घात 12, 25/4 की घात 6 माइनस 2x, ये हमने सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगी पावर जुड़ जाएगी। तो कितना रह जाएगा 2/5 की पावर -4 + 12, तो हो जाएगी 8, और ये हमारे पास है 25/, ये हो जाएगा 25/4, 6 - 2। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, 25/4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको
देखो 5 का भी स्क्वायर होगा, अंदर 2 का भी स्क्वायर होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 8 पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर 4, तो 2 चौका 8 ना, तो ये अंदर हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4/25 की पावर 4, 4/25 की पावर क्या हो जाएगी 4। अगर मैं इसको, ये 52 लिख दिया मैंने, देखा, 4/25 की पावर ये 4 हो जाएगी। और इसको हम उल्टा करते हैं 25/4, तो 25/4 जब हम इसको बनाएंगे तो जो पावर है उसको वो -4 हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, 25/4 -4। अब यहाँ हो गया 25/4 -4, इधर है 25/4 की पावर 6 -2x, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि अब बेस समान है और बराबर है तो पावर भी समान होगी। जब बेस समान है, बराबर की दर है, तो पावर को भी समान होना होगा। तो इसलिए 6 -2x बराबर कितना है, -4 है। तो अब 4 इधर हो जाएगा प्लस, तो 6 और 4 10, और 2x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6x बराबर 2x, और x बराबर 10/2, 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 5 आंसर इसका हो जाएगा। अब 128 की तरफ बढ़ते हैं। एक इस ठोस में कितने फलक है। अब यहाँ पे देखना जरूर है कि प्रश्न क्या आपका सॉलिड है, ये कंप्लीट, ये पूरा का पूरा सॉलिड है ये, ठीक है। ये लग तो ये रहा है सॉलिड नहीं रहा है, लेकिन ये सॉलिड है क्योंकि प्रश्न ही पूछा है सॉलिड। तो अब ये बोले कितने इसमें फेस है, तो फेस कितना हो गया, एक तो ये होगा नीचे, और एक इधर से होगा जो ये ट्राइंगल टाइप का है ये, और एक इधर से होगा, तो 3 होगा। तो कुल मिला के इसमें फेस कितने, 3 है। अगर ये सॉलिड नहीं होता, बिल्कुल खाली होता, तो फिर इसने एक इसने भी होना था फिर फेस, तब 4 होना था। तो इसलिए इस जो ये ठोस है सॉलिड है, तो इसमें 3 फेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए रोमन अंक, हमें रोमन 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है, और इसके लिए रोमन। तो अब रोमन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 900 है, तो 900 को क्या लिखा जाता है, 900 को लिखा जाता है CM, फिर 90 को लिखा जाता है XC, और 9 को लिखा जाता है IX। तो इन तीनों को जोड़ेंगे हम, तो CM प्लस XC प्लस IX, तीनों को जोड़ क्या हो जाएगा, CM XC IX। तो जो भी ये है CM XC और IX, ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्या बोलता है कि दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं, मतलब कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बताना है, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है कि जो फिगर को क्या करता है, बिल्कुल मिरर इमेज में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सामने। जैसे हम क्या होते हैं, हम बिल्कुल सिमेट्री होते हैं, हम शीशे पे बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर फिगर क्या है, बिल्कुल 2 भागों में, जितने भागों में बिल्कुल ऐसा कट रहा है, ऐसा कन्वर्ट हो रहा है कि वो बिल्कुल मिरर इमेज हो। जैसे माना कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक स्क्वायर बनाता हूं मैं, तो अगर यहाँ पे इस स्क्वायर में एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो जिसके डायगोनल है, एक डायगोनल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको क्या है, बिल्कुल काट रहे हैं, इतना बड़ा सुनने की जरूरत नहीं, बस देखो ये यहाँ पे है ना, ये स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन इसको काटता हूँ, तो ये बिल्कुल जैसे ही इधर दिख रहा है वैसे ही इधर दिख रहा है, बिल्कुल मिरर इमेज है ये। तो ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। उसी प्रकार इस तरफ से वैसे हो जाएगा, उसी प्रकार इसमें एक ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही इस फिगर की बात कर रहे हैं कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, अगर ये बीच में देखो ये सेट कर रखा ना, अगर ये नहीं होता, बिल्कुल ये क्लीन होता है, तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री जरूर होती, ठीक है। लेकिन ये सेट किया गया है ना, तो अगर देखो इसका ये मिरर बिल्कुल नहीं है, इसका ये नहीं है, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 131। 5 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य कितना होता है, 23 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी। देखो 5 संख्याओं का क्या है, माध्य कितना है, 20 है।
तो 5 संख्याओं का जो मीन है या एवरेज ऑफ 20 है, तो इसमें 5 संख्याओं का जो योग है, हम सम निकालेंगे 5 संख्याओं का। सम कितना होगा 5 संख्याओं का? तो 5 गुणा 20 100। जब हमने एक संख्या निकाली तो माध्य हो गया 23, मतलब अब 4 संख्याओं का माध्य 23 है। तो सम जो होगा 4 संख्याओं का वो कितना हो जाएगा? 23 को 92, 4 तियां 12, 4 9। तो अब देखो इन दोनों का जो अंतर है वो वही संख्या है जो निकाली गई संख्या है। तो 100 में से 92 गए 8, तो निकाली गई संख्या का मान कितना था? 8 था। क्वेश्चन नंबर 132, करण राम से 4 गुना बड़ा है। राम से है ना, तो हमने बोल दिया कि राम की उम्र है x, ठीक है। तो करण की क्या हो जाएगी? करण की हो जाएगी 4x, राम से 4 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले की बात करें अब, तो 5 वर्ष पहले करण कितना रहा होगा? 4x माइनस 5, और राम कितना रहा होगा? x माइनस 5। 5 वर्ष पहले करण राम से 7 गुना बड़ा था। कितना गुना? बराबर था ये 7 गुना। तो वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान उम्र क्या है? x है, ठीक है। तो हमें x के मान की याद करने से तो निकल जाएगा आसानी से। ये 4x माइनस 5 बराबर 7x माइनस 35। तो इधर उधर करेंगे इनको, तो 35 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 35 हो जाएगा। तो -5 35 इधर 35 प्लस हो जाएगा, और 7x तो इधर प्लस है ही, और 4x को इधर ले जाएंगे तो 4x माइनस हो जाएगा इधर। तो इधर हो जाएगा 30, और साथ में 4 गया 3x। तो x की वैल्यू कितनी आई? 10। अब ये बोला करण क्या आयु है ना, तो ये तो राम की आयु निकली है। x का मान, x क्या है? राम की आयु है। तो करण क्या हो जाएगा? करण कितना था? 4x। तो 4x कितना हो जाएगा? 4 गुणा 10 बराबर 40। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। 133 क्या बोलता है? अब ये ट्रेन यहां से चलने वाली है। एक यात्री ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद, अच्छा चल रही है, लेकिन कब? एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद निकली वो रेलवे स्टेशन से, और 4 घंटे में उससे आगे निकलते। मतलब ये समझ सकते हैं आप कि मालगाड़ी 6 घंटे पहले चल गई थी ट्रेन से, और वो जो ट्रेन है वो मालगाड़ी को 4 घंटे में पीछे करती। तो मालगाड़ी स्टेशन पे कब तक चल रही है? 4 से 10 घंटे, और ट्रेन चली केवल 4 घंटे। मतलब 4 घंटे में निकल गई ना, आगे निकलने में 4 घंटा लगाया, और मालगाड़ी ने तब तक कितने घंटे सफर कर लेता? 6 और 4 10 घंटे। अभी बोला अच्छा पूछा क्या है? मालगाड़ी की गति क्या है? तो पहले हम ट्रेन की बात करें। ट्रेन है, जो ट्रेन है कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दे रखी है। टाइम भी दे रखा है। कितना टाइम है? 4 आवर है, 4 घंटे है ना। तो यहां से हम इसकी डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना। x बराबर vt, 80 गुणा 4, 8 चौको 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर की इसने दूरी तय की, और 320 किलोमीटर की दूरी इसने तय की, तो मालगाड़ी ने भी तो 320 किलोमीटर की दूरी तय की ना, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की सेम है। अब मालगाड़ी की स्पीड याद करनी है, तो मालगाड़ी की स्पीड याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अब मालगाड़ी की स्पीड हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता है 10 घंटे है, और डिस्टेंस हमें पता है। तो x बराबर vt फॉर्मूला, दूरी बराबर, दूरी कितना है? 320, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल हमें नहीं पता, हमने मान लिया y, टाइम पता हमें 10 घंटे, तो y बराबर 32। तो 32 किलोमीटर पर आवर। तो मालगाड़ी की स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में है, और उनके एलसीएम और एचसीएफ लासापा और मासापा का गुणनफल 1800 नहीं 10,800 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 3:4 में है, और 10,800 क्या है? गुणनफल है। तो हमने संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब हमको ये पता है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वही उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, मतलब कोई भी दो संख्या है ना हमारे पास,
तो ये दो संख्याएं कौन से हमारे पास है, 3 और 4 है। हमने मान लिया इसका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, और वही इसका जो कॉमन रेशियो है, एक ही बात है। तो एचसीएफ क्या है, एक्स है। जब एचसीएफ एक्स है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अपने आप में कॉमन है ना। तो जब यही कॉमन है तो संख्या अपने आप क्या हो जाएगी, 3x और 4x। तो संख्या क्या है, 3x एंड 4x है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है 3x इंटू 4x, वही इसके एलसीएम और एचसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। और एचसीएम और एलसीएम का गुणनफल कितना है, 10,800। तो ये कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर बराबर 10,800। ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12 का भाग हम देंगे इसमें, तो 12 9 108 और 00, तो एक्स स्क्वायर बराबर 900। तो एक्स बराबर हो जाएगा 30, 30 गुणा 30 900। तो 30 आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30। यही क्या बोला, अच्छा संख्याओं का योग बोल रहा है ना ये, यहाँ पर बोला गया है कि ये तो x का मान 30 है। अभी वो दो संख्याओं का, हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो संख्याएं क्या है, 3x और 4x। तो 3x बराबर आ गया 30 × 90, और 4x बराबर आ गया 4 × 12 120। तो कितना हो गया, 9 2 11 1 1 2 210 इसका आंसर सही हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 210। क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्या है कि 256 की पावर है 3x/8 और यहाँ पर बराबर है 64। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान क्या करेंगे, देखो 256 है ना, तो इसको हम 256 को हम 4 की पावर कितना लिख सकते हैं, 4 की पावर 4, और इसकी पावर फिर कितनी है 3x/8, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, तो जो पावर है ना यहाँ इधर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इधर 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 × 12, इधर फिर 2 कट भी जाएगा ना, तो 2 × 6x/3x/2, 3x/2, और यहाँ पर है 4 की पावर 3। अब बेस सेम हो गया, फिर पावर को भी सेम होना होगा। तो 3x/2 बराबर हो गया 3। 3 से 3 कट गया, तो x बराबर क्या है, 2 है। x का मान कितना हो गया दोस्तों, 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। 12 पुरुष और 15 महिलाएं काम करती है। 12 पुरुष या 15 महिलाओं द्वारा एक कार्य 20 दिन में, या तो 12 पुरुष उस काम को 20 दिन में करते हैं और 15 महिलाएं उस काम को भी 20 दिन में करती है। तो 4 पुरुष और 5 महिलाओं को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगा। तो 12, अब देखो 12 पुरुष है ना, तो देखो जो 12 जो मैन है, जो 12 मैन है इस काम को करते हैं 20 दिन में। ठीक है, तो 12 मैन इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं ना, तो 12 जो मैन है, एक दिन का काम कितना होगा उनका, 1/20। एक दिन का काम 12 पुरुषों का है 1/20, क्योंकि 12 पुरुष उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में 1/20 भाग पूरा करेंगे 12 पुरुष। लेकिन जो एक मैन है, ये तो 12 मैन है, तो एक मैन क्या कर देंगे, 1/12 × 20, इतने दिन में इसको पूरा करेगा एक आदमी। उसी प्रकार 15 वुमन क्या करती है, 15 वुमन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 सेम है। वही एक वुमन का 1/15 × 20, ये एक पुरुष का काम है 1/12 × 20, एक वुमन का 1/15 × 20। हमें क्या करना है, 4 पुरुष और 5 महिला। तो 4 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 4 पुरुष का क्या हो जाएगा, 4 पुरुष का करेंगे तो ये हो जाएगा 4/12 × 20, और 5 महिलाओं को तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5/15 × 20, बस हो गया। ये 4 से 5 कट गया, और 12 × 5 = 60, ये हो जाएगा सोल्व करके 1/60, और महिलाओं को हो जाएगा 5 × 15 और 20 × 60, और ये हो जाएगा 1/60। तो कुल मिला के 4 पुरुष 1/60 और 5 महिलाओं का भी आ गया 1/60, तो 2/60 1/30,
एक दिन का काम होगा 1/30, तो पूरा काम होगा 30 दिन में। तो 4 पुरुष और 5 महिलाएं इस पूरे काम को 30 दिन में पूरी करेंगी। आप हमारी मैथ्स की प्लेलिस्ट भी जरूर देखिए, जो हमने एसआई के लिए हम मैथ्स कराई थी, तो उसमें कुछ वीडियो पढ़ गए, कुछ वीडियो अभी आएंगी, तो उससे भी आपकी मैथ्स में काफी हेल्प हो जाएगी, और आने वाले टाइम में हम मैथ्स भी जरूर पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 137, मान बताइए, इसका मान बताइए। इसका आपको मान ज्ञात करना है ना। इसका मान क्या करेंगे, इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे है 2 + 8/13, तो 13 दूनी 26, 26 ये होगा। ये क्या है, यहाँ पे 2 प्लस है ना, तो यहाँ पे 13 दूनी 26 + 8, 26 + 8 कितना हो जाएगा, 34, 34/13, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 34/13। ये फिर क्या है, 4 माइनस यहाँ पे 2 है, फिर 2 है यहाँ पे, और ये भागे यहाँ पे, तो जब गुणा होगा तो गुणा यहाँ पे उल्टा कर देंगे हम इसको। देखो ये हो गया ना, ये 4 - 2, इसको सोल्व करना हमने, 4 - 2 2, भागे ये है, तो ये इसको हमने सोल्व कर दिया। फिर ये भाग इधर, ये 8 में से 5 गए, तो ये 3 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भाग का है 3। ठीक है दोस्तों, ये 3 है और भागे, ये ध्यान रखना कि कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है। बस यहाँ पे गुणा करने के लिए 13, ये उल्ट गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा। जब हम क्या है, भाग को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्रॉस गुणा हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो 13 दूनी 26/34। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26/34, और 26/34 को अगर हम थोड़ा सा काटते हैं, 26/34, 2 का भाग 13 और 17, 13/17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/17। तो कुल मिला के ये बन गया फिर 3 भागे और फिर 3 भागे और 13/17। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर इसको क्रॉस गुणा करेंगे, तो वही फिर 3 भागे 17 51 और बटे 13, 51/13 हो जाएगा। और फिर इसको क्रॉस गुणा करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, या तो हम भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लाते तो फिर उल्टा हो जाता है 13/51। तो 13 × 39 और बटे 51, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे, 13 से कटेंगे, 13 × 39 और 17 × 51, कुल मिला के ये इसका सही आंसर हो गया 13/17। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 116 है, उनका अनुपात इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखो ये रेशियो में है ना, तो मान लेते हैं हम संख्याएं क्या है, 2x, 3x एंड 4x। ये बोले इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग पूछ रहा है। ये कितना है, 116। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x², 3 तिया 9x², 4 चौको 16x² बराबर 116 है। तो x² कॉमन हो जाएगा, और 9 4 13 और 16 29, तो x² बराबर हो जाएगा 116, और इधर से बट्टे में चले जाएंगे 29। ये हो गया 29 का भाग 116 में कितने बार जाएगा, 9 4 36, 4 बार। तो x का मान आ गया 2। तो x का मान हमारे पास कितना है, 2 है। तो 2 है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2x मतलब 4, 3x मतलब 6, 4x मतलब 8। तो 4 6 8 हमारे पास ये नंबर है। तो हमारे पास संख्या आ गई 4 6 और 8, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 139, 3 विभिन्न अंक, क्या बोले, जिसमें 3 विभिन्न अंक हो, ऐसी 4 अंकिया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 6 अंकिया संख्याओं का योग। देखो 3 अंक उनसे केवल अलग, 3 विभिन्न अंक हो, 4 अंक, अब 4 अंक ना, मतलब 1 2 3 4, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें 4 न होंगे, लेकिन 3 अलग अलग होने चाहिए ना।
तो बड़ी से बड़ी बन जाए तो हमने 3 अलग करनी, केवल 1 और 2, तो सेम कर दे। अब ये 2 अलग कर देंगे, 3 होने चाहिए विभिन्न अंक, तो एक 8 रख लेंगे और 7 होंगे, 3 अंक हो गए ना विभिन्न, 9 8 7, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसी प्रकार 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 0 से 9 तक कोई भी संख्या लेनी, तो 0 तो हम ले नहीं सकते, फिर संख्या ही नहीं बनेगी, तो पहले तो 1 डालना ही पड़ेगा, फिर 1 2 3, 3 भी बन जाए ना, तो 1 ये हो गया, 1 यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 रखते हैं, 1 यहाँ पे रखते हैं 3, इन दोनों का जो भी जोड़ आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 0 हासिल पाया 1, 8 2 10 और 11, 1, यहाँ पे इसने 2 दे रखा, इसको आंसर 1 होना चाहिए, 1 1 0 0 1 0, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, सूर्य कुमार अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर करता है, बनाता है, और इस तरह उनका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उनका औसत क्या होगा? मतलब 17वीं पारी में उसने क्या किया, स्कोर 85 किया, और फिर कितना बढ़ा, 3 बढ़ाया, इसका मतलब 17 पारी खेलने के बाद एवरेज 3 बढ़ा ना, इसका मतलब उसने इस बार अतिरिक्त कितने रन बनाए, तो अतिरिक्त 3 एवरेज बढ़ा, तो अतिरिक्त बनाए उसने 17 पारियों का सब कुछ लगा के एवरेज 3 बढ़ा ना, इसका मतलब अतिरिक्त उसने 17 गुणा 3 51 रन उसने अभी एक्स्ट्रा बनाए पहले की एवरेज से। जब उसने पहले की एवरेज से 51 बढ़ाए तभी तो पूरा एवरेज बढ़ गया ना 3 में। इसका मतलब 16 पारी तक उसका एवरेज कितना था, 16 पारी तक एवरेज कितना रहा होगा उसका, देख सूर्य कुमार अपने 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है, ठीक है दोस्तों, तो 16 पारी तक एवरेज, तब जाके 3 बढ़ा ना, तो 16 पारी तक एवरेज रहा होगा उसका 85 माइनस 51 अर्थात 34, 34 में 34 क्या है, 34 उसका एवरेज था 16 पारी तक, 17वां पारी में उसने कुछ ज्यादा ही रन बना दिए, 85 रन बना दिए उसने, ठीक है, जिससे एवरेज 3 बढ़ गया, ठीक है, तो एवरेज 3 बढ़ गया, तो अब एवरेज कितना है, तो 16 पारी तक 34 एवरेज था, तो अब 3 बढ़ गया, 34 प्लस 3 37 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 141, 1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 का औसत बताए। तो औसत बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो सबको जोड़ो, प्लस 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 और प्लस, तो 4 3 2 है, तो एचसीएफ होगा 20, और ये कितना हो जाएगा 4 है, तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा 3 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 के ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 के ऊपर हो जाएगा 6, फिर 3 के ऊपर ये 2, तो ये 2 छक्का, ये तो 6 था, ये 3 है ना, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 दिया तो 3 दिया 9, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 बटे 20 अर्थात 30 बटे, ये 20 नहीं है 12 है भाई, ठीक है, कॉमन तो 12 है ना, 30 बटे 12, 30 बटे 12, तो हमें एवरेज, ये तो इसका सम हुआ ना, हमें एवरेज ज्ञात करना, तो एवरेज कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो 30 बटे 12 भागे 5, तो 5 जगह 30, 6 बटे 12 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 हमारे पास इसका एवरेज आ गया, तो एवरेज कितना आया 1 बटे 2। क्वेश्चन नंबर 142, यदि x y 3/5 है रेशियो में, और अनुपात हमने निकाला है 3x प्लस 4y अनुपात 8x प्लस 5y, ये हमने निकालना है, ठीक है दोस्तों। हम क्या करते हैं 3x x और y का जो अनुपात रेशियो 3:5 है, तो हमने कॉमन मान लिया, तो हमने कॉमन मान लिया k, जो हमारे पास कॉमन है रेशियो में, कॉमन तो कुछ हो गया ना, तो k मान लिया हमने, ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3k और y बराबर है 5k, 3k एंड 5k, तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं 3x प्लस 4y रेशियो या बट्टे
8x प्लस 5y। तो चलो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 3x, तो 3 गुणा x बराबर कितना है 3k प्लस 4y, 4y बराबर है 5k और बट्टे 8x, 8 गुणा 3k प्लस 5 गुणा 5k, ये हो जाए 3 तियाँ 9k प्लस 4 पंजे 20k और 8 तियाँ 24, 24k और प्लस 5 पंजे 25k। हो गया 20 और 9, ये 29k हो गया, ये 25 और 24 49, तो k से k कट गया तो 29 रेशियो 49, ये हो गया सी ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 143। 143 क्या है, यहां पर आप देखिए 27 की पावर है -1/3, ठीक है। तो जो माइनस पावर है, अगर हम इसको 27 को बट्टे में ले जाएंगे 1/27, तो जो माइनस पावर है वो प्लस हो जाएगी। तो मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/27 की पावर, अब ये 1/3 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। 27 की पावर 1/3 का मतलब कितना है, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 3 है, माइनस 27 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3 का मतलब कितना है, देखो 27 की पावर ये 2 गुणा 1/3 है ना, तो 1/3 का मतलब तो 3 हो गया, तो 3 की पावर 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 3 की पावर 2, ठीक है। 27 की पावर 2/3 का मतलब है 3 की पावर 2। अब यहाँ है 25 की पावर 1/2, मतलब ये रूट स्क्वायर है, ये 1/3 मतलब है रूट क्यूब, तो ये 5 आ गया, ये गुणा 64 का मतलब हो जाएगा 8 × 64, 36 की पावर 1/3 है, 6 × 36, 9 की पावर 1/2 है, 3 तियाँ 9 और ये √4 है या 4 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 2, भैया हो गया। इतना आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। और ये 1/3 है ना पावर, तो ये भी बट्टे में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बट्टे में क्या हो जाएगा 1/3, अगर मैं इसको इतना काटता हूँ और पावर में यहाँ से इसको हटाता हूँ तो ये 1/ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये 3 की पावर 2 है ना, तो 3 की पावर 2 को हटा के मैं 3 की पावर 2 को हटा के क्या कर सकता हूँ, 3 यहाँ पर 9 करता हूँ, तो ये सॉल्व ये पूरा हो गया। बस अब इतना आसान हो गया सॉल्व करने के लिए, अब ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो 3 में से 9 गया माइनस है और 1/3 तो ये -2 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे -2 बन गई केवल, ठीक। और प्लस 3 दूनी 6 और 2 का 2 और 8 पंजे 40, तो -2 + 40 कितना होगा ये 38, इसका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 144। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, जो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है इनका एवरेज। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर क्या होगा 7, फिर 11, फिर 13, 13 के बाद क्या है 15 नहीं है, फिर 17 है, फिर 19 है, 19 के बाद फिर 23 है, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर क्या हो जाएगी 29। तो इनका हम जोड़ कर देंगे और बट्टे 10 कर देंगे, तो इनका सम करेंगे तो 2 3 5, इनका सम करेंगे तो इनका सम करने से आ जाएगा 129 और इसका एवरेज कितना हो जाएगा फिर 129/10 बराबर 12.9, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 145 करते हैं। यदि किसी आंकड़ों का बहुलक 45 तथा माध्य 27 है तो माध्यक होगा या माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, मीडियन, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, माध्य, ठीक है, मीन माइनस मोड बहुलक बराबर 3 गुणा मीन माध्य माइनस माध्यक मीडियन या माध्यिका, ये फॉर्मूला है। अब आप देख सकते हैं माध्य कितना है 27, तो 27 लिख दिया, बहुलक कितना है 45 और बराबर 3, माध्य कितना है 27 और माध्य क्या है, माध्य क्या है हमें नहीं पता, तो हमने इसको मान लिया m, ठीक है।
तो 27 में से 45 कितना होगा, 7 में से 5, 17 में से 45 में 17 भाई, तो 15 में 7 के 8, तो -18, फिर बराबर 3 गुणा -27, वही 3, 27 माइनस m, यहाँ से 27 माइनस m हो जाएगा, 27 माइनस m बराबर हो जाएगा 3, इधर भाग में चले जाए तो -18/3, 3 छक्का 18, 3 -6। अब m बराबर तो हम निकाल सकते हैं, m को उधर ले जाएंगे प्लस, और माइनस को 27 की तरह उड़ के प्लस हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 27 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 33 आंसर। कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब। अब है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 35 स्टूडेंट है, 35 विद्यार्थी की एक कक्षा का औसत भार है 45। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चलो ऊपर वाले को थोड़ा मिटा देता हूँ, तो थोड़ा जगह हो जाएगी सॉल्व करने के लिए ना। तो यहाँ पर क्या है 35 है, 35 क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है, 35 स्टूडेंट है, इनका जो एवरेज है वो कितना है दोस्तों, 45 kg है। अभी क्या बोला है, यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम, मतलब आधा kg बढ़ जाता है। मतलब टीचर है, मतलब जब टीचर आए तो इसने क्या कर दिया, आधा kg वजन को बढ़ा दिया, 500 ग्राम इसने बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि टीचर आने के बाद हमने ये समझ सकते कि सबका वजन हमने क्या है, आधा किलो बढ़ा दिया। कितने लोगों का, 35 विद्यार्थी, एक टीचर, मतलब 36 लोगों का आधा किलो वजन बढ़ा। तो नेट जो एक्स्ट्रा आया कितना, 36 गुणा आधा kg, 18 kg एक्स्ट्रा वजन अब आ गया है, ठीक है। एवरेज में 18 kg एक्स्ट्रा वजन और आ गया। पहले तो 45 kg एवरेज था, और जब टीचर आए तो 18 kg एक्स्ट्रा वजन अब आ गया। तो टीचर का वेट क्या है, तो 45 kg तो एवरेज था ये, और प्लस 18 kg जो एक्स्ट्रा आया, तो टीचर का यही वजन है। तो कितना, 45 और 18 कितना होता है, 63 kg। तो 63 kg वजन था टीचर का। क्वेश्चन नंबर 147, 11 परीक्षणों का माध्य 50 है, यदि प्रथम 6 परीक्षणों का माध्य 49 है, अंतिम 6 परीक्षणों का माध्य 52 है, तो छठा परीक्षण क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनका सम करेंगे, ठीक है। तो 11 का ये पहले 6 और बाद का 6, तो कुल मिला के 12 बोल रहे हैं ना, तो हम जो 12 का जो प्लस होगा उनमें से 11 घटा देंगे तो छठा निकल आएगा। तो जो 11 परीक्षण है, तो इनका जो सम होगा 11 परीक्षण का, तो क्या होगा, 11 पंजे 55, 550। फर्स्ट 6 का क्या होगा, 6 गुना 49, तो पहला जो 6 है तो 6 × 49 होगा कितना, 49 का 294, और लास्ट के 6 उनका माध्य कितना है, 52 है, एवरेज 52 है, 6 गुना 52 उसका कितना हो जाएगा, 312। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 और 6 12 हो गए ना, ये 12 परीक्षण हो गए, जबकि हमारे पास क्या थे 11 परीक्षण, मतलब एक एक्स्ट्रा आ गए ना। जो एक्स्ट्रा है वो छठा है, क्योंकि छठवां 2 बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। छठा वाला क्या है, 2 बार आया, तो 294 प्लस 312, तो कितना हो गया, 4 2 6, 606। तो 606 में से 550 घटा है तो कितना हो गया, ये 56, तो 56 ही इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर, यदि उनके सिर गिने तो 200 है, तो 200 सर तो सबके एक एक हैं, इसका मतलब कुल मिला के 200 ही हैं। खरगोश प्लस कबूतर 200, तो खरगोश को हम रैबिट आर से डिनोट करते हैं, पीकॉक को पी से, ठीक है। कबूतर है, पिजन को पी से डिनोट करते हैं, तो आर प्लस ये वो नहीं है, कबूतर है ये, तो आर प्लस पी कितना हो गया, 200। तो रैबिट प्लस पिजन्स कितना हो गए, 200। यदि उनके पैर गिने तो 580। अब खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4, तो ये हो जाएगा 4R, और पिजन के 2, तो 2P कितना हो गया, 580। तो 2 इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करें, चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं, कितने खरगोश हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2R प्लस P, 580 है ना,
तो 580 का आधा कितना हो जाएगा 2 और 2 नाम 18 290। तो एक इक्वेशन r प्लस पी 200 2r प्लस पी 290। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन घटा देंगे r प्लस पी बराबर 200। तो 2r में से एक r गया तो r p से p गया 0 और बराबर 290 से गया 90। तो r बराबर 90 मतलब ये रैबिट 90 क्या बोलते हैं इसका नाम ये हो गए खरगोश तो 90 हो गए। अब है कबूतर। इस वाली इक्वेशन में r है 90 प्लस p बराबर 200। तो हम p निकल जाएगा 200 माइनस 90। बस ये आपका आंसर हो गया 110। 110 पेजेंट्स है। 110 हमारे पास कबूतरों की संख्या आ गई। अब एक क्वेश्चन नंबर 149 कि कोई एक वस्तु है हमारे पास। एक वस्तु कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी। क्या बोलता है ये कि एक वस्तु को हमने लगातार 2 बार वृद्धि की, मतलब अब परसेंटेज हम 100 मान लेते हैं सीधा डायरेक्ट। 100 की वस्तु थी, फिर 10% की वृद्धि की तो 110 हुआ, फिर 10% की वृद्धि की तो 110 का 10% 11 तो 121 हो गया। मतलब 100 की वस्तु में जब लगातार 2 बार 10% की वृद्धि की तो 121 हो गई। तो वापस कीमत पर लाने के लिए कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो कमी कितना करनी पड़ेगी 121 में से 100 का निकले 21। तो 121 का 121 में कितना परसेंटेज है वो निकालना पड़ेगा। 21 की कमी करना पड़ेगा, किससे 121 से, तो वही परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 121 में से 100 गया तो 21 रहेगा और पूरा कितना है 121 बढ़ा कितना, यही परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17.36%। तो ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर है 150। 150 क्वेश्चन क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन है ये गणित का। निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत मान होगा। सरलीकृत मान क्या होगा। अब देखिए ये आपकी 1/√100 माइनस √99 ये सीरीज है बिल्कुल, माइनस माइनस करके माइनस फिर एक प्लस फिर माइनस प्लस और 1/√2 माइनस 1/√1। इसको सोल्व कैसे करेंगे कि इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, इसमें गुणा होगा। मैं फर्स्ट वाले पार्ट को कर रहा हूँ, खाली पहला वाला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको सब नहीं करना सोल्व। इसमें √100 प्लस √99 बट्टे में भी √100 प्लस √99 परिमेयकरण ऐसे करते हैं ना, साइन को अपोजिट करते हैं और गुणा करते हैं ऊपर नीचे। ऊपर क्या हो जाएगा √100 प्लस √99, नीचे क्या हो जाएगा √100 का √100 से गुणा तो 100, ये होगा a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 में से 99 ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। कुल मिला के क्या हो गया यहाँ पे √100 प्लस √99, यहाँ पे माइनस है और ये वाला बचेगा √99 प्लस √98। तो माइनस प्लस से 99 से ये 99 कट जाएगा, इसका 98 अगले वाले 98 से कट जाएगा। कुल मिला के आप देखेंगे इसका 97 अगले 97, मतलब यहाँ बचेगा केवल √100। लास्ट तक करते करते इसके 2 से ये 2 कट जाएगा और उधर बचेगा √1। तो ये कुल मिला के बचेगा, एक पहला नंबर बचेगा √100, एक लास्ट बचेगा √1। तो 10 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा 11। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा सब कट जाएंगे, केवल और केवल 2 बचेंगे, 10 + 1 11। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर, साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों jardhari-classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट, और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200-200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200-200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50-50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से
किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरदारी क्लासेस.in।